बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर फाइन। आज हम क्लास 9 के बायोलॉजी में चैप्टर 4 सेल्स एंड टिश्यू में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है सेल्स ऑर्गेनेलिस, जिसमें हम न्यूक्लियस के बारे में डिटेल से सेल्स ऑर्गेनेलिस की बात करें। हमने पहले सेल के बारे में डिटेल से जाना है कि सेल हमारे पास एक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, हमने इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर पढ़े जिसमें हमने साइटोप्लाज्म के बारे में जाना, साइटोस्केलेटन क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल के बारे में जाना। अब हम ऑर्गेनेलिस की अगर बात करें तो सेल की कितने ऑर्गेनेलिस हैं। तो सेल के ऑर्गेनेलिस में न्यूक्लियस जो सबसे पहले आता है, ठीक है, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली। इसके बाद राइबोसोम एक ऑर्गेनेली है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी एपरेटस है, लाइसोसोम्स हैं, सेंट्रियोल्स हैं, वैक्यूल्स हैं। ठीक है, तो ये सारे ऑर्गेनेलीज हैं सेल्स के। ठीक है, इन सब का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है, ठीक है, जो कि सेल में रोल प्ले करते हैं। आज हम न्यूक्लियस के बारे में जो डिटेल से जानते हैं। ठीक है, अगर न्यूक्लियस को बात करें तो हम कहते हैं कि जो न्यूक्लियस है इज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस ऑकरिंग यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, हम कहते हैं कि जो न्यूक्लियस है वो यूकैरियोटिक सेल में वाजिया तौर, प्रोमिनेंट का मतलब क्या होता है, वाजिया होता है। ठीक है, ये प्रोमिनेंट होता है, यानी एक वाजिया तौर पर हमें नजर आ रहा है। ठीक है, इसकी स्पेसिफिक शेप होती है किसमें, यूकैरियोटिक सेल्स में। अब यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, ठीक है, सेल दो तरह के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक होते हैं और एक यूकैरियोटिक्स होते हैं। जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं ना, ये इनके अंदर जो न्यूक्लियस है ना, ये वाजिया तौर पे होता है, प्रोमिनेंट होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों सेल्स में डिफरेंस ये है कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनके अंदर जो न्यूक्लियस है ये बकायदा इसकी एक स्पेसिफिक शेप होती है। ठीक है, ये इसकी एक न्यूक्लियर वॉल होती है, न्यूक्लियर इन्वेल्प होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स की अगर बात करें तो उनके अंदर ये एबिलिटी नहीं होती। ठीक है, इसके अलावा जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं ये हमारे पास जो होते हैं वो थोड़े लार्ज होते हैं इन साइज में एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक। इसी तरह जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर जैसे हमने सेल की डिफरेंट ऑर्गेनेलिस जानी है, न्यूक्लियस है, राइबोसोम्स है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और भी डिफरेंट ऑर्गेनेलिस है। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये सारी ऑर्गेनेलिस जो प्रेजेंट होती है। ठीक है, वाइल इन द केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल हमारे पास बाकी ऑर्गेनेलिस जो वो प्रेजेंट नहीं होती, कम ऑर्गेनेलिस होती है। ठीक है, ये निस्बतन हमारे तो पास एक वाजिया और प्रोमिनेंट होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स है उसके अंदर न्यूक्लियस जो प्रोमिनेंट होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम कहते हैं जो एनिमल सेल्स होते हैं, ठीक है, हमने देखा है कि सेल्स हमारे पास क्या है, फंक्शनल सेल, प्लांट सेल भी हो सकते हैं, सेल जो एनिमल सेल भी हो सकते हैं, ह्यूमंस भी सेल। ठीक है, एवरी लिविंग थिंग मेड अप ऑफ सेल, सेल से मिलकर बनती है। अगर हम एनिमल के सेल की बात करें तो हम कहते हैं जो एनिमल्स के सेल है उनमें जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, न्यूक्लियस होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, इन सेंटर प्रेजेंट होता है। वाइल इन मेच्योर प्लांट सेल्स, अगर हम प्लांट सेल्स की बात करें, मेच्योर का मतलब है कि वो जो मेच्योर होते हैं, जिनके अंदर तमाम स्ट्रक्चर जो वो वाजिया तौर पे डेवलप हो चुकी होती है। ठीक है, मेच्योर होते हैं। अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो उनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है इट इज पुश टू साइड। ठीक है, ये एक साइड की तरफ पुश हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वैक्यूल्स। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एनिमल सेल है। ठीक है, इसका क्या मतलब, ये कि हमारे पास एक एनिमल सेल है और ये हमारे पास एक प्लांट सेल है, दो हमारे पास सेल्स हैं। इसको हम एनिमल सेल कहेंगे और ये हमारे पास प्लांट सेल है। अगर हम इनको कंपैरिजन करें तो हम देखते हैं ये जो एनिमल सेल है इसके सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में हमारे पास क्या है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है। ठीक है, हम इसको क्या कहते हैं, ये हमारे पास न्यूक्लियस है। ठीक है, लेकिन अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस है वो ये वाला है। ठीक है, ये जो आपको पर्पलिश सा आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास क्या है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे लिखा हुआ इट इज न्यूक्लियस। ठीक है, वो कह रही है कि जो एनिमल सेल होता है, एनिमल सेल में सेंटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये वाजिया तौर पे होता है, एक लार्ज इन साइज होता है। और जो प्लांट सेल है उसमें ये एक साइड में पुश हुआ चुका है, एक साइड पुश हुआ, साइड मतलब एक साइड की तरफ निकला हुआ होता है। क्यों निकला हुआ होता है, क्योंकि प्लांट सेल में वैक्यूल्स होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, वैक्यूल यहाँ पे सेंटर में प्रेजेंट है, सेंटर में भी प्रेजेंट है और लार्ज इन साइज है एज कम्पेयर टू न्यूक्लियस। ठीक है, हमारे पास एक लार्ज वैक्यूल बन जाता है प्लांट सेल के केस में। ठीक है, एनिमल सेल के अंदर भी वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो यहाँ पे आप देखें एक छोटा सा आपको ऑरेंज कलर का छोटी सी बॉल नमा नजर आ रहा है, जो हमारे पास क्या वैक्यूल है। तो ये एक डिफरेंस हमारे पास प्लांट और एनिमल सेल में ये भी आता है कि हमारे पास एनिमल सेल के केस में जो न्यूक्लियस होता है वो इन सेंटर प्रेजेंट है, और हमारे पास प्लांट सेल में ये एक साइड की तरफ हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेंटर में एक वैक्यूल जो है वो बड़ा सारा बन जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो हम कहते हैं कि जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है इट इज बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, हम कहते हैं बाउंडेड का मतलब कि इसकी साइडों पे घिरा हुआ होता है, यानी घिरा हुआ था किसने, डबल मेम्ब्रेन ही। और जो डबल मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की वो क्या होती है, हमारे पास न्यूक्लियर इन्वेल्प होती है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक न्यूक्लियस का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक हमारे पास एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। अच्छा, ये कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोग को बनाऊं, फॉर एग्जाम्पल एक सेल है ना हमारे पास,
ठीक है। सेल हमें देखो, सेल के बिल्कुल दरमियान में हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है एनिमल सेल में, ठीक है। दरमियान में होगा या साइड पे होगा, जहाँ भी होगा, ये अगर हमारे पास एक न्यूक्लियस है, ठीक है, ये हम कहते हैं हमारे पास न्यूक्लियस है। तो अगर हम इस न्यूक्लियस को, फॉर एग्जांपल मैं अकेले यहाँ पे न्यूक्लियस ड्रा कर लेती हूँ, ये छोटा सा एक न्यूक्लियस है, ठीक है। ये मैंने न्यूक्लियस को सेल के बाहर निकाल लिया। तो अगर हम इस न्यूक्लियस को देखें तो हम कहते हैं ये जो साइडों पे ना, इसके ऊपर एक लेयर बनी होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। हम कहते हैं ये जो मेम्ब्रेन है, ये थोड़ी इसको, इस न्यूक्लियस को डबल मेम्ब्रेन है जो वो बाउंड किया होता है। बाउंड का मतलब है इसको घेरा हुआ होता है। जैसे एक हार्ड सी हमें लेयर नजर आती है, एक काफी डबल मेम्ब्रेन की फॉर्म में, इस तरह से काफी गहरा होता है, ठीक है। और इस ये जो हार्ड सी लेयर होती है, इसको हम क्या कहेंगे, हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास न्यूक्लियर इन्वेल्प होता है। इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर इन्वेल्प होता है। इट इज बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन, इसको डबल मेम्ब्रेन ने घेरा हुआ होता है, बाउंड किया होता है, और इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर इन्वेल्प। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखें, उन्होंने एक सेल के दरमियान में से न्यूक्लियस को निकाल के आपको बड़ा करके माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आपको व्यू दिया हुआ इसका। तो आप देखें तो हमें नजर आता है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस की बिल्कुल आउटर साइड पे आपको क्या नजर आ रहा है, ये हमारे पास एक ये जो कवरिंग सी नजर आ रही है, ये जो आपको पिंक कलर की, ठीक है, रेड पिंक कलर की जो नजर आ रही है, हमारे पास क्या है, ये हमारे पास न्यूक्लियर इन्वेल्प है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये हमारे पास न्यूक्लियर इन्वेल्प है। तो हम इसको कहते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर इन्वेल्प है। इसके बाद अगला पॉइंट हम देखें तो हम कहते हैं कि न्यूक्लियर इन्वेल्प कंटेन्स मेनी पोर्स, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियर इन्वेल्प है, ऊपर से आप में नजर आ रहा है, इसके ऊपर क्या है, मेनी पोर्स। पोर्स का मतलब सुराख होते हैं। ये अगर आप देखें तो आपको छोटे छोटे से नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये जो छोटे छोटे से डिफरेंट पोर्स हमें नजर आ रहे हैं, ये न्यूक्लियर इन्वेल्प, जो कि जो हमने कहा था कि हमारे न्यूक्लियस को एक सख्त सी लेयर ने, एक डबल लेयर ने घेरा हुआ होता है, बाउंड किया होता है, जिसको हमने न्यूक्लियर इन्वेल्प का नाम दिया। अब इस न्यूक्लियर इन्वेल्प के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अब इनका पोर्स का क्या फंक्शन होता है, ये पोर्स क्या करते हैं, दैट एनेबल्स टू एक्ट एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या काम करते हैं, ये सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल का क्या मतलब होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल परमिएबल का मतलब क्या, परमिशन से, जैसे बहुत ड्राइव है, ठीक है, परमिशन का मतलब इजाजत देना। सेमी का मतलब है कि थोड़ा सा कोई काम होना, यानी नीम, ठीक है। बेसिकली इसका मतलब होता है नीम उर्दू में, ठीक है, यानी कोई भी काम है तो वो थोड़ा सा होगा, थोड़ा नहीं होगा, ये मतलब एक आम वर्ड में अगर हम बात करें कॉमनली। अच्छा, अब ये सेमी परमिएबल कैसे है, ठीक है। ये देखें, सुराख है ना, तो कोई भी मटेरियल जो सेल के बाहर प्रेजेंट होगा, वो इन सुराख के जरिए न्यूक्लियस के अंदर चले जाएगा, ठीक है। अब देखिए न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट है, सेल के अंदर प्रेजेंट है। और सेल को सेल कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। यानी पहले यहाँ पे साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म के बाहर हमारे पास एक और यहाँ पे ये सारा सेल होता है, ठीक है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। दरमियान में ये एक साइड पे हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस होता है। तो साइटोप्लाज्म में से कोई भी मटेरियल इन पोर्स के जरिए यहाँ पे इसके अंदर तक एंटर हो जाती है, ठीक है। हम कहते हैं कि हमारे पास सेमी परमिएबल का मतलब है कि ये इजाजत देती है किसी भी तरह के मटेरियल्स को, कोई भी मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, जो कि साइटोप्लाज्म में सेल के बाहर मौजूद है, वो इन पोर्स के जरिए न्यूक्लियस के अंदर इंटर हो जाते हैं। और अंदर जो इंटर हुए होते हैं, वो इन पोर्स के जरिए न्यूक्लियस से बाहर आ जाते हैं, परमिशन देते हैं। यानी ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब एक लेयर है। और ये लेयर क्या वर्क करती है, सेमी परमिएबल का मतलब वर्क करती है, ठीक है। यानी कि ये सेमी क्यों से कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ये देखती है कि जो मॉलिक्यूल्स अंदर एंटर होने, आइदर वो न्यूक्लियस के लिए यूजफुल हैं, ठीक है, या वो डेंजरस हैं। यानी ये जान लेती है, ये सेंस कर लेती है इस चीज को, न्यूक्लियस के ये जो पोर्स होते हैं, ये न्यूक्लियस की ये वॉल है, वो सेंस कर लेती है कि ये जो केमिकल्स ने अंदर आना है, ये आने चाहिए या नहीं आने चाहिए, ठीक है। अगर वो दिल करता तो उसको एंटर हो लेने देती है, अदरवाइज वो उसको परमिशन नहीं देते, ठीक है। तो हम कहते हैं कि सेमी परमिएबल है। यानी कि जैसे हमारे घरों की एक वॉल होती है, कोई भी बिल्डिंग है, तो उसका कोई ना कोई एक बाउंड्री होती है, गार्ड होता है, एक लॉक होता है, तो हमें पता चल जाता है कि बाहर कौन है, ठीक है। तो हमारा अगर मर्जी होती है तो हम उसको एंटर हो लेने देते, अदरवाइज हम उसको ब्लॉक कर देते कि हम नहीं आना देते। इसी तरह ये भी हमारे पास एक लेयर की तरह वर्क करती है, ठीक है। एक लेयर होती है, यहाँ पे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं अगर प्रेजेंट, तो ये क्या करती है, अगर चाहे तो इन पोर्स, यहाँ पे अगर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट है, यहाँ पे भी एक पोर प्रेजेंट है, यहाँ पे भी पोर्स प्रेजेंट है, तो इन मॉलिक्यूल्स ने अगर आना हो तो इन पोर्स के जरिए एंटर हो जाते हैं और सेल के अंदर आ जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो पोर्स जो होते हैं वो एक लॉक का वर्क करते हैं, ठीक है, गार्ड का वर्क करते हैं। तो हम इसलिए इसको कहते हैं कि न्यूक्लियर इन्वेल्प के अंदर डिफरेंट पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो पोर्स हैं ये हमारे पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पे वर्क करते हैं। नेक्स्ट इसको हम जानते हैं, तो हम कहते हैं इनसाइड न्यूक्लियर इन्वेल्प, न्यूक्लियर इन्वेल्प के अंदर, ठीक है, ये हमारे पास क्या था, न्यूक्लियर इन्वेल्प था, अ ग्रैन्युलर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ग्रैन्युलर फ्लूइड का ये हमारे पास एक
एक बॉल है पूरी, ये जो आपको एक कट सा नज़र आ रहा है ना ब्लूइश कलर का, ये हमारे पास क्या है, ये उन्होंने छोटा-सा कट लगा के आपको अंदर से दिखाया हुआ कि हमारे पास ये एक न्यूक्लियस है, अगर बाहर से बिल्कुल एक बॉल की तरह है, ठीक है? बॉल के अंदर बॉल की जो लेयर है उसमें पोर्स प्रेज़ेंट है। अगर हम उसको थोड़ा-सा कट करके देखें कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है, तो हमें नज़र आता है कि इसके अंदर एक ग्रैन्युलर फ्लूइड प्रेज़ेंट है। एक फ्लूइड का मतलब है एक माया सा, एक लिक्विड सा, एक वाटरी सा, एक सिरप नुमा एक चीज़ प्रेज़ेंट है, ठीक है? हम उसको क्या कहते हैं, फ्लूइड है। ग्रैन्युलर का मतलब है कि दानेदार सी, ठीक है? यहाँ पे एक दानेदार सा सख्त किस्म के एक फ्लूइड प्रेज़ेंट है और इस फ्लूइड को हमने क्या नाम दिया है? न्यूक्लियोप्लाज़्म का नाम दिया। क्या नाम दिया है? न्यूक्लियोप्लाज़्म प्रेज़ेंट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है न्यूक्लियोप्लाज़्म। यहाँ पे हमारे पास ये जो ब्लूइश सा मटेरियल है, ये क्या है? ये न्यूक्लियोप्लाज़्म है, ठीक है? बाहर हमारे पास न्यूक्लियर इनवेल्प है, न्यूक्लियर इनवेल्प के ऊपर डिफरेंट पोर्स हैं, जिनको हम न्यूक्लियर पोर्स का नाम देते हैं। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पे वर्क करते हैं और अगर हम इनको देखें न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेज़ेंट है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास इनसाइड न्यूक्लियर इनवेल्प हमारे पास एक ग्रैन्युलर फ्लूइड है, एक दानेदार सा सख्त किस्म का एक फ्लूइड प्रेज़ेंट है, जिस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज़्म कहते हैं। अब उन्होंने कहा न्यूक्लियोप्लाज़्म कंटेन 1 और 2 न्यूक्लियोलाई, ठीक है? इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एक या एक से ज्यादा न्यूक्लियोलाई। न्यूक्लियोलस हमारे पास सिंगुलर वर्ड है, न्यूक्लियोलाई हमारे पास प्लूरल टर्म है। एंड क्रोमोसोम्स, ठीक है? अब इस बात को समझिएगा। हम दोबारा यहाँ पे देखते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सेल था, सेल के दरमियान में यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियस प्रेजेंट था। हमने इस न्यूक्लियस को बाहर निकाल के जब देखा, ठीक है, ये जो आपको बड़ा सा नजर आ रही है हमारे पास न्यूक्लियस है। ये जो हमारे न्यूक्लियस यहाँ पे अगर हम देखें, जो हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को किसने एक सख्त किस्म की लेयर ने कवर किया हुआ है, जिसको हम न्यूक्लियर इनवेल्प का नाम देते हैं। इसके ऊपर डिफरेंट किस्म के पोर्स प्रेजेंट थे, ठीक है? डिफरेंट पोर्स प्रेजेंट है। अब हमने इसको अंदर से देखा तो हमें क्या नजर आया? हमें एक फ्लूइड नजर आया और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे भी एक सख्त किस्म के हमारे पास पोर्स, एक बॉल सी प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? हमारे पास न्यूक्लियर लाई है। अब न्यूक्लियर लाई भी प्रेजेंट हो सकते हैं और क्रोमोसोम्स भी प्रेजेंट। अगर तो वो एक प्रेजेंट होगी, यानी हमारे पास अगर ये न्यूक्लियस है, हमने पहले सेल के अंदर एक न्यूक्लियस छोटी सी बॉल को देखा। अब जब न्यूक्लियस को अंदर से देखा, उसके अंदर भी छोटी सी हमें बॉल नजर आती है, जिसको हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियोलस है, ठीक है? यहाँ आप देखिए, यहाँ पे एक टर्म लिखी हुई है न्यूक्लियोलस, यानी ये अंदर से हमने देखा तो हमें एक पिंक कलर की एक मजीद बॉल नजर है, जिसको हमने नाम दिया न्यूक्लियोलस का। अब वो कहते हैं कि एक न्यूक्लियोलस भी हो सकता है और 2 भी हो सकते हैं। अगर 2 होंगे तो हम उनको क्या कहेंगे? न्यूक्लियोलाई। अगर सिंगल होगा तो हम इसको न्यूक्लियोलस कहेंगे। इसमें न्यूक्लियोप्लाज़्म के अंदर एक तो न्यूक्लियोलाई प्रेज़ेंट है और दूसरा हमारे पास क्या प्रेज़ेंट होते हैं? क्रोमोसोम्स प्रेज़ेंट होते हैं। ठीक है? आई थिंक आप क्रोमोसोम से फ़ैमिलियर होंगे। क्रोमोसोम्स हमारे पास क्या होते हैं? ये भी थ्रेड नुमा एक हार्ट किस्म की इसके अंदर बाइंडिंग हुई होती है, बॉन्डिंग होती है क्रोमैटिन्स की, ठीक है? वो भी हम मज़ीद इसके बारे में जानेंगे, ठीक? तो हम क्या इसको नाम दिया न्यूक्लियोलस का। तो हम ये कहते हैं कि जो न्यूक्लियोलस है, ये हमारे पास क्या प्रेज़ेंट है? एक डार्क स्पॉट होता है, एक गहरा किस्म का धब्बा होता है, ठीक है? इट इज़ अ साइट, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे राइबोसोमल आरएनए प्रेज़ेंट होते हैं, ठीक है? हम दोबारा देख लेते हैं, ये हमारे पास एक सेल था, सेल के अंदर हमारे पास एक न्यूक्लियस प्रेज़ेंट है। जब हमने न्यूक्लियस को देखा, ठीक है? ये हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर भी हमारे पास क्या प्रेज़ेंट है? एक बॉल प्रेज़ेंट है, एक डार्क स्पॉट प्रेज़ेंट, जिसको हमने नाम दिया न्यूक्लियोलस का, ठीक है? ये हमारे पास न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकती है। इसके अलावा भी क्या प्रेज़ेंट है? क्रोमोसोम्स प्रेज़ेंट होते हैं, ठीक है? क्रोमोसोम्स इस तरह से होते हैं प्रेज़ेंट हमारे पास, ठीक है? इस फॉर्म में। और बाहर इसके क्या थी? हमारे पास न्यूक्लियर इनवेल्प है, न्यूक्लियर इनवेल्प के ऊपर डिफरेंट किस्म के पोर्स प्रेज़ेंट है, ठीक है? और ये जो अंदर हमारे पास एक ग्रैन्युलर फ्लूइड है, जिसको हमने नाम दिया, क्या नाम दिया इसको हमने? हमने न्यूक्लियर प्लाज़्म का नाम दिया। अब वो कह रहे हैं ये जो न्यूक्लियोलस है, ये जो हमें अंदर से, ठीक है, ये वाला जो बॉल्स है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? न्यूक्लियोलस, ये भी न्यूक्लियस है और ये भी न्यूक्लियोलस है, ठीक है? अब वो कह रहे हैं ये जो न्यूक्लियोलस है, ये हमारे पास क्या है? एक डार्क स्पॉट है, ठीक है? एक गहरा किस्म का एक धब्बा सा एक बॉल सी हमें नजर आती है और इसका क्या काम है? इट इज अ साइट। साइट का मतलब है कि ऐसी जगह है जहाँ पे राइबोसोमल आरएनए जो है वो फॉर्म का मतलब बनते हैं और असेंबल होते हैं। असेंबल का मतलब क्या है? जमा होते हैं, इकट्ठे होते हैं। अब यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए आरएनए आप जाने डीएनए, आरएनए, ठीक है? आरएनए की 3 टाइप्स होती हैं, ठीक है? मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। ये जो राइबोसोमल आरएनए होते हैं ना, ये राइबोसोम्स की सिंथेसिस में, प्रोटीन की सिंथेसिस में बेसिकली जो है ना वो वर्क करते हैं, ठीक है? पार्ट फंक्शन करते हैं, ठीक है? प्रोटीन की जब हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, तो हमें पता चलेगा कि राइबोसोमल आरएनए का क्या फंक्शन होता है। तो ये हमारे पास बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, वहाँ पे ये बनते हैं और आपस में असेंबल होते हैं, ठीक है? तो ये हमें न्यूक्लियोलस का एक मेजर फंक्शन भी यहाँ पे मालूम हुआ। हम कहते हैं कि क्रोमोसोम्स आर विजिबली ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन व्हेन और ड्यूरिंग इंटरफेस,
न्यूक्लियस। अब हमने देखा था कि हमारे पास जो न्यूक्लियोलस था, ठीक है, न्यूक्लियोलस के अंदर हमने देखा था कि हमारे पास दो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर हमारे पास एक तो न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, दूसरा हमारे पास क्या थे, क्रोमोसोम से, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ड्रा करें फिर एक दफा, तो हम कहते हैं कि अगर ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर दो बॉल्स भी प्रेजेंट हो सकती हैं, जिस बॉल्स मैं बार बार कह रही, लेकिन ये न्यूक्लियोलाई है या न्यूक्लियस है, ठीक है। एक भी न्यूक्लियस हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या प्रेजेंट है हमारे पास, क्रोमोसोम है। ये कहाँ पे प्रेजेंट है, न्यूक्लियोप्लाज्म में। न्यूक्लियोप्लाज्म कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट था, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर जो ग्रैन्युलर फ्लूइड था उसको हमने न्यूक्लियोप्लाज्म का नाम दिया था, ठीक है। ये जो आपको नजर आई नहीं, हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म, बाहर हमारे पास जो लेयर थी, जो डबल लेयर है, डबल मेम्ब्रेन, वो हमारे पास न्यूक्लियर इनवेल्प है। न्यूक्लियर इनवेल्प के ऊपर पोर्स हैं, जो कि न्यूक्लियर पोर्स हम जिसको हम कहते हैं, ठीक है। और अंदर क्या था हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म था। न्यूक्लियोप्लाज्म में एक तो हमने देखा था कि हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोलस है, जो हमारे पास राइबोसोमल वर्क करता है। दूसरा हमारे पास क्या है, क्रोमोसोम है। अब वो कह रहे हैं कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये विजिबल होते हैं ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का प्रोसेस एक कंप्लीट प्रोसेस है माइटोसिस का, जिसमें हमारे पास अगर एक सेल है तो उसने डिवाइड होके दो सेल्स बनाने होते हैं, ठीक है। फिर दो ने मजीद डिवाइड, और इस तरह से प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। तो सेल डिवीजन के अंदर डिफरेंट स्टेप्स आते हैं, ठीक है, जिसमें इंटरफेस आता है, प्रोफेस आता है, मेटाफेस होता है, ठीक है, टीलोफेज होता है। यहाँ फिफ्थ चैप्टर में इसके बारे में, सेल साइकिल के चैप्टर में इसके बारे में हम मजीद जानेंगे। तो हम कहते हैं कि जब ये सेल डिवाइड होना होता है, ठीक है, डिवीजन में न्यूक्लियस का एक मेजर रोल होता है, ठीक है। तो उस सेल के डिवीजन के ड्यूरिंग जो इंटरफेस का स्टेप होता है, उस वक्त हमें ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये विजिबल होते हैं, ये हमें नजर आ रहे होते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। हमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में नजर आ रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रोमाटिन है, ठीक है। अब ये क्रोमाटिन और क्रोमोसोम से कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अगर तो हमारे पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होंगे बिल्कुल इस तरह से लूज फॉर्म में, ठीक है, आपको नजर आएंगे यहाँ पे क्रोमोसोम जो है लूज थ्रेड लाइक फॉर्म में, तो हम उसको क्रोमाटिन का नाम दे देंगे। और यही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जब आपस में इनकी हार्ड वाइंडिंग हो जाती है, ठीक है, ये आपस में इस तरह से मिल जाते हैं, ठीक है। अगर ये एक हमारे पास एक है एक छोटा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, तो हम इसको क्रोमाटिन का नाम दे देंगे। और यही जब डिफरेंट किस्म मुख्तलिफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जब आपस में मिलते हैं, यानी इनके अंदर एक सख्त किस्म की वाइंडिंग हो जाती है, जैसे एक रस्सी को हम बार बार उसको बल देते जाएं तो वो एक किस्म की सख्त किस्म की बन जाती है। इसी तरह ये क्रोमाटिन के ऊपर भी जब एक क्रोमाटिन दूसरे क्रोमाटिन के ऊपर आता है, इस तरह से क्रॉस की शक्ल में होते हैं जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो हम इनको नाम देते हैं कि हमारे पास क्या बन गए, क्रोमोसोम्स बन गए, ठीक है। ये क्या बनते हैं, क्रोमोसोम। इनके अंदर हार्ड, ये बेसिकली दोनों एक ही बात है, लेकिन जब ये इनकी वाइंडिंग हुई होती है तो यानी सख्त किस्म के होते हैं तो हम क्रोमोसोम कहते हैं, और जब ये सिंपल थ्रेड लाइक की फॉर्म में स्ट्रक्चर्स ये नजर आते हैं हम इनको क्रोमाटिन कहते हैं, ठीक है। ये डिवीजन में मेजर रोल होता है। तो जब इंटरफेस होता है तो ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ये जो क्रोमोसोम्स है ये हमें नजर आ रहे होते हैं, ठीक है। इंटरफेस के दौरान ये हमें ये विजिबल होते हैं सेल डिवीजन के दौरान, लेकिन जब सेल डिवीजन का एक स्टेप आता है इंटरफेस, तो ये हमें नजर नहीं आते। ये हमें नजर आएंगे तो किस फॉर्म में नजर आएंगे, क्रोमाटिन की फॉर्म में, यानी ये हमें थ्रेड लाइक नजर आएंगे। और अगर हम इन क्रोमोसोम्स की बात करें तो हम कहते हैं क्रोमोसोम्स आर कंपोज ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड क्या होता है, डीऑक्सी का मतलब है, डीऑक्सी का हम एक और वर्ड भी यूज करते हैं, डीऑक्सी फॉर डी, ठीक है, न्यूक्लिक का मतलब एन, और एसिड का मतलब ए, ठीक है। डाईऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड को हम डीएनए भी कहते हैं। तो हम कहते हैं ये जो क्रोमोसोम्स हैं किससे मिलकर बनता है, इसके अंदर डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्रोटीन जैसे हिस्टोन प्रोटीन मेजरली क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हम क्रोमोसोम की कंपोजिशन की बात करें तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर डीएनए और प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। और ये क्रोमोसोम कहाँ पे प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। ये तो हमने अभी तक जितना जाना, ये हमारे पास एक न्यूक्लियस का इंटरनल स्ट्रक्चर था। हमने स्टार्ट में देखा था कि हमारे पास जो न्यूक्लियस है वो यूकैरियोटिक सेल में प्रोमिनेंट था। यूकैरियोटिक सेल को हमने क्या कहा था कि ऐसे सेल जिनके अंदर जो ट्रू न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ऐसे सेल्स, सेल दो तरह के, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है इनके अंदर डू नॉट कंटेन प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, ठीक है। इनके अंदर जो सेल है न्यूक्लियस है वो प्रोमिनेंट नहीं होता, वो वाज़ेह तौर पे नहीं होता, बल्कि ये जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर ही डिस्पर्स फॉर्म में हमें फील हो रहा होता है।
यानी साइटोप्लाज्म के अंदर ही मिक्स हुआ होता है। हमारे पास बेसिकली होता है कि न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर वॉल होती है ना, वो प्रेजेंट नहीं होती। जब वॉल नहीं होगी तो उसकी कोई स्पेसिफिक एरिया, कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होगी, वो अंदर ही मिक्स हुआ फील हुआ होगा। जैसे हमने यूकेरियोटिक सेल के अंदर देखा कि न्यूक्लियस की एक प्रॉपर डबल लेयर होती है, जिसको हम न्यूक्लियर इन्वेल्प का नाम देते हैं। यानी एक हद हो जाती है, हद बंदी होती है कि यहाँ तक साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। प्रोकैरियोटिक सेल के केस में ऐसा कुछ प्रेजेंट नहीं होता। हम कहते हैं कि डू नॉट कंटेन प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, their chromosome is made up of DNA only and is submerged in cytoplasm। उनके केस में क्रोमोसोम जो है वो सिर्फ किससे मिलकर बनते हैं? डीएनए से। यूकेरियोटिक सेल में क्रोमोसोम किससे मिलकर बनते हैं? डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से। while in case of प्रोकैरियोटिक सेल chromosomes are only made up of a डीएनए, ठीक है। और ये कहाँ पे सबमर्ज का मतलब डूबे हुए होते हैं, मिक्स हुए होते हैं, उसके अंदर घुले मिले होते हैं, किसमें? साइटोप्लाज्म में। तो ये आज हमने न्यूक्लियस के बारे में जाना, जिसमें हमने डिफरेंट टर्म्स को जाना कि हमारे पास न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस के जो वॉल होती है जिसको हमने न्यूक्लियर इन्वेल्प का नाम दिया, जिसमें डिफरेंट पोर्स होते हैं जो कि सेमी परमिएबल के तौर पे वर्क करते हैं। अंदर हमारे पास एक ग्रैन्युलर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे पास न्यूक्लियर प्लाज्म होता है। न्यूक्लियर प्लाज्म के अंदर हमारे पास क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और हमारे पास, हमने देखा है वो क्रोमोसोम्स होते हैं वो थ्रेड लाइक फॉर्म में होते हैं। और इसके अलावा अगर प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो हम कहते हैं कि उनके अंदर वाज़िया तौर पे सेल न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, while in case of eukaryotic cell it is prominent, ठीक है। That's it for today. In the next lecture we will discuss next organelle. Thank you so much for watching.